जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी क्लास 10 के साइंस फर्स्ट का वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट होती है और वो रोटेट होने के साथ ही सन के अराउंड रिवॉल्व भी करते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो अर्थ मोशन में रहने के बाद भी हमें अर्थ के सरफेस पे स्टेबल रखती है? उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो सन है वो सेंटर पे है और जो बाकी के सारे प्लैनेट्स है अलोंग विद अर्थ दे गेट रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी कि जितने भी प्लैनेट्स है अर्थ को पकड़ के वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और जैसे ही आप ग्रेविटेशन का नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में एक स्टोरी तो जरूर आ रही होगी। सर आइजैक न्यूटन एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जो एप्पल है वो नीचे गिर रहा है। तो अगर हम होते आइजैक न्यूटन सर की जगह, तो हम भी यही सोचते कि जो चीज ऊपर से नीचे गिरती है वो तो नीचे ही गिरेगी, ऊपर थोड़ी ना जाएगी। पर उन्होंने इस एंगल से सोचा कि ये जो चीज है ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों गिरे। अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरे तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये चीज हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गई, या फिर ये चीज वर्टिकली अपवर्ड क्यों नहीं गई। इन सारे सवालों का जवाब है दोस्तों ग्रेविटेशन। तो चलिए आइए हम इसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हैं। अगर हमें ग्रेविटेशन समझना है या फिर हमें ये समझना है कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन जैसी बड़ी डिस्कवरी कैसे की, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैक इन द 15th सेंचुरी, जहाँ पर हम जो है वो पहले जियोसेंट्रिक मॉडल फॉलो करते थे। जियो यानी अर्थ, सेंट्रिक यानी सेंटर। मतलब इस मॉडल में हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो सेंटर पे है और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स है अलोंग विद सन ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हम भी अगर उस जमाने में होते तो हम भी यही सोचते, क्योंकि अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती थी तो फिर हम क्यों नहीं गिरती, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन रहता था। पर नहीं, फिर उसके बाद में सर निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि हमारा जो सोलर सिस्टम का मॉडल है वो जियोसेंट्रिक नहीं है, वो हेलियोसेंट्रिक है। इनके इस मॉडल में हमारा जो सन है वो सोलर सिस्टम के अंदर एट द सेंटर प्रेजेंट है और जितने भी प्लैनेट्स है अलोंग विद अर्थ ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसी ये बात उन्होंने लोगों को बताई, लोगों ने उनको डिनाई कर दिया, लोगों ने उनको बहुत सारा टॉर्चर भी करा, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हटे। इसके बाद ही हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट है उनका नाम है टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे निकोलस कोपरनिकस की तरह कॉमन मैन नहीं थे, वो एक राजघराने से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने राजा से परमिशन लेके एक आइलैंड खरीद लिया और वो वहाँ के आइलैंड पे एक ऑब्जर्वेटरी एस्टेब्लिश की। जैसा कि आप जानते थे, इन द एंशिएंट टाइम्स प्लैनेटरी मोशंस कैन बी ऑब्जर्व थ्रू नेकेड आइज ओनली। यानी कि पुराने जमाने में जितने भी अपने प्लैनेटरी मोशन की जितने भी ऑब्जर्वेशन होते थे वो नेकेड आइज के थ्रू होते थे, क्योंकि तब टेलीस्कोप या फिर बाकी टेक्नोलॉजी की आविष्कार होना बाकी था। तो इन्होंने ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की, वहाँ पे उन्होंने कुछ लोग हायर करे जो वहाँ पे कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करते थे और वो प्लैनेटरी मोशन के ऑब्जर्वेशंस को डाटा के फॉर्म में स्टोर करते थे। इसी दौरान हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इन्होंने देखा अगर हम दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हम दूर की चीज भी पास देख सकते हैं, और इसी तरह से उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। जैसे ही उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, उन्होंने देखा, उन्होंने मून की प्लैनेटरी मोशन ऑब्जर्व करी, उन्होंने जुपिटर के सैटेलाइट्स भी देखे। तब उन्होंने ये बोला कि निकोलस कोपरनिकस वाज राइट। निकोलस कोपरनिकस ने जो भी बोला था कि सन सेंटर में है और अर्थ और बाकी और प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे ये बात उन्होंने लोगों को बताई, लोगों ने फिर से उन्हें डिनाई कर दिया, उनको तो यहाँ तक कि जेल में भी डाला। और फिर आते हैं हमारे चैप्टर के हीरो, जिनका नाम था सर योहानस केपलर। सर योहानस केपलर टाइको ब्राहे के ऑब्जर्वेटरी में काम करते थे। जैसे ही सर योहानस केपलर ने टाइको ब्राहे की ऑब्जर्वेटरी ज्वाइन करी, उसके तुरंत 1 साल बाद टाइको ब्राहे जी की डेथ हो गई। तो फिर जितना भी डाटा, जितने भी चार्ट्स, जितने भी प्लैनेटरी मोशन के ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेटरी में प्रेजेंट थे, वो सभी सर योहानस केपलर को मिल गए।
फिर इन्होंने इस डाटा को ऑब्जर्व करा, इन्होंने इस डाटा को बहुत क्लोजली स्टडी करा और उन्होंने हमको 3 लॉज दिए जिनको हम आज की डेट में केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन करके जानते हैं। और यही 3 ही लॉज हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो ध्यान से सुनिए, हमारा जो पहला लॉ है उसको सीखने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक कोन लिया है। अगर मैं इस कोन को एक इंक्लाइन प्लेन से कट करता हूँ तो मुझे एक ऐसा शेप मिलेगा। इस शेप में एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है और 2 फोकस होते हैं। ओके, और इस शेप को हम कहते हैं इलिप्स, जिसे हम कोनिक सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इलिप्स की तरह सर्कल भी एक कोनिक सेक्शन है, पैराबोला भी एक कोनिक सेक्शन है और हाइपरबोला भी कोनिक सेक्शन है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले लॉ से। तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोसाई। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे ही आप वीडियो में देख रहे होंगे, जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ये जो प्लैनेट की ऑर्बिट है अराउंड द सन वो एक इलिप्स शेप की है, और जैसे एक इलिप्स शेप को 2 फोकस होते हैं तो हमारा जो सन है वो इन दोनों में से एक फोकस पे प्रेजेंट है। ओके, बहुत सिंपल है दोस्तों। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो प्लैनेट की ऑर्बिट है वो एक इलिप्स शेप की है और उसमें जो अपना सन है वो एक दोनों में से एक फोकस पे सिचुएटेड है। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। हमारा जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ओके, सो हियर जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो लाइन हमने ज्वाइन करी है प्लैनेट और सन के बिटवीन, तो वो अगर एक पॉइंट से, लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 एरिया लिए हैं, ए एरिया और बी एरिया, और ये जो प्लैनेट डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रॉम B1 टू फ्रॉम B2 एंड A1 टू A2, अगर ये डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर प्लैनेट सेम टाइम ले रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे बोलता हूँ कि प्लैनेट को B1 से B2 जाने के लिए 1 दिन लगा है, और फॉर हियर भी A1 से A2 तक जाने के लिए 1 दिन लगा है, तो ये जो दोनों एरिया रहेंगे, ये एरिया कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा पर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, सिंपली आपको जाके लिख देना है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा और आखिरी लॉ है वो है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, तो फिर पहले इसको समझते हैं। क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, तो हमको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है या फिर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है। जैसे आपने अगर एक स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग को एक पत्थर अगर नॉट करा और इस स्ट्रिंग को आप एक सर्कुलर मोशन में अगर वर्ल कर रहे हैं, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो अर्थ है, हमारी अर्थ सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेती है वो टाइम को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, तो जैसे कि आपको पता है, तो हमारा जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो कितना है? करेक्ट, 365 डेज। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो प्लैनेट की जो ऑर्बिट है, जैसा हमने फर्स्ट लॉ में सीखा था, हमारी जो प्लैनेट की ऑर्बिट है वो एक इलिप्स है। अगर वो एक सर्कल होती तो सर्कल में जो प्लैनेट और सन का जो डिस्टेंस रहता वो इक्वल रहता, जिसको हम रेडियस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है हर एक पॉइंट पे। यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है। जैसे ही अर्थ सन के पास आएगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, जैसे ही अर्थ सन की दूर रहेगी तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। ओके, एक मीन डिस्टेंस लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो सबसे कम डिस्टेंस है और जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है उनकी एवरेज लेते हैं।
और इसी को हम क्या कहते हैं, मीन डिस्टेंस। तो हमारे लॉ के मुताबिक ये क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ओके, दैट इज यूजुअली वी डिनोट टाइम पीरियड बाय टी, ओके, सो हियर वी हैव टू गेट टी स्क्वायर, ओके, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, ओके। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? आर यानी क्या, मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन और मीन डिस्टेंस ऑफ अ सन फ्रॉम प्लैनेट। सो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे कि आपको पता है अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी क्या, अगर आर की वैल्यू बढ़ती है तो टी की वैल्यू भी बढ़ती है, इसे हम प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। लेकिन कितने फैक्टर से ये बढ़ती है या फिर डिक्रीज होती है ये हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने k कांस्टेंट लिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू k, दैट इज कांस्टेंट। सो जितने भी प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अर्थ का टाइम पीरियड लिया, उसका स्क्वायर करा और उसको अर्थ और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस है उसके क्यूब से डिवाइड करा, और उसके बाद में मैंने एक दूसरा प्लैनेट लिया, फॉर एग्जांपल मैंने मार्स लिया, अगर मैं मार्स का भी टी स्क्वायर अपन आर क्यूब लूंगा तो मुझे ये जो वैल्यू मिलेगी ये कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की जो टी स्क्वायर अपन आर क्यूब की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों, कांस्टेंट, ओके। तो यही तीन ही लॉस थे जिनकी वजह से अपने जो सर आइजैक न्यूटन है वो एक बड़ी डिस्कवरी कर पाए हैं, जिसको हम जानते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में जैसे देखा था कि सर आइजैक न्यूटन एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्होंने देखा जो एप्पल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही नीचे गिरता है, वो वर्टिकली अपवर्ड भी नहीं जा रहा, वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं जा रहा, वो किसी इंक्लिनेशन में भी नहीं जा रहा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वह अर्थ के सेंटर में कुछ तो भी पावर रहेगी या कुछ तो भी मैजिक रहेगा जो सारी चीज़ों को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है। और जब तक के केप्लर्स के इतने लॉज भी आ चुके थे, केप्लर्स ने डाटा के बेसिस पे ऊपर कहा था कि सन फोकस पे है और जो अर्थ है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो फिर ऐसी अगर अर्थ के सेंटर में पावर है तो फिर अर्थ क्यों सन के अराउंड रिवॉल्व करती है? तो उसके बाद इन्होंने बहुत सोचा और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए उसको समझते हैं। ये लॉ क्या कहता है? Every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay? ये बहुत ही important लॉ है दोस्तों। तो आइए इसको समझते हैं। क्या कहा है कि every object in the universe, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो उसके अराउंड जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर फोर्स अट्रैक्ट करता है, ओके, एक अट्रैक्टिव फोर्स उस पर एग्जर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं और मेरा लैपटॉप, ये दोनों में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे यूनिवर्स में और दो चीज़ें हैं, जैसे मेरा माउस और मैं, ये भी दोनों चीज़ें हैं, तो हम दोनों में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर मेरा वीडियो मोबाइल पे देख रहे होंगे तो मोबाइल और आप में भी एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह इस यूनिवर्स में सन एंड अर्थ ये दोनों भी क्या बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स है, तो इन दोनों में भी क्या रहेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। और इस फोर्स का नेचर कैसा रहेगा, ये जो फोर्स रहेगा ये फोर्स रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ओके। जो भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तो ये जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस, ओके, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। जैसे यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है m2, तो अकॉर्डिंग टू आवर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to the square of distance between them, ओके। तो फिर मैं दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी क्या, अगर m1 या फिर m2 या फिर बोथ m1 एंड m2 की अगर वैल्यू बढ़ती है तो अपने फोर्स की भी वैल्यू क्या होंगी, बढ़ेगी। वैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या, जो दोनों में जो डिस्टेंस है अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज करे
तो जो फोर्स की वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करनी है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो फिर मैं जो यहाँ पे जो कांस्टेंट लेता हूँ, मैं यहाँ पे कैपिटल G कांस्टेंट लेता हूँ, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करके भी जानते हैं। ओके, तो फिर ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा, उसकी जो वैल्यू है वो हमें सर हेनरी कैवेंडिश ने दी है। ये वैल्यू कितनी है, दैट इज कैपिटल G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो हमें इसमें जाना नहीं है कि वैल्यू हमने कैसे उसको डिड्यूस करा है या फिर ये वैल्यू हमको कैसे मिली है। ये वैल्यू एक्चुअली स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस रहती है कांस्टेंट वैल्यूज निकालने के लिए, उसी प्रैक्टिसेस से निकाले वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है दैट। फिर ये जो फॉर्मूला है दैट F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर उसको आप D स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये आपको फार्मूला बहुत याद रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो डिपेंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड some points from circular motion too, and how was the Newton able to get that the inversely proportional of the distance. Okay, so we are going to learn that in our next video. Till then, please be sure to subscribe to our channel. Happy learning. Thank you.